बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाक बंगले पर परिंदों का बेतहाशा शोर था। चौकीदार की बीवी नायला की आंखें एकदम से खुल गई तो वो घबराहट से उठ बैठी। पानी का गिलास साइड टेबल पर रखा था। उसने एक ही सांस में वो पानी पी लिया, मगर घबराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाइट जा चुकी थी। पूरे कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और फिर वो सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की के पास आई। उसने खिड़की के दोनों दरवाजे खोल दिए और बाहर सहन में झांकने लगी। चांद की पूरी रोशनी में सारा मंजर आया था। जो ही उसकी निगाह आसमान की तरफ गई तो एक शिकरा गोल गोल चक्कर काटता हुआ उसे नजर आया। उसकी तेज चिंगारती हुई आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई दिल को हिला रही थी कि एकदम से उसे अजनबी परिंदों का गौल मशरिक की जानिब से उड़ता नजर आया और फिर वो सब मिलकर उस डाक बंगले के ऊपर गोल गोल चक्कर काटने लगे। रात की तारीकी में यह मंजर ऐसा हौलनाक लगा कि नायला की सांसें तेज तेज चलने लगी। वो खिड़की का सहारा लिए खड़ी की खड़ी ही रह गई थी। अचानक बिजली कूंदी और नायला डर गई। उसने फौरन अपने खावन का शाना जोर से हिलाया तो वो भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। राजू उठो, देखो तो बाहर क्या बलाई खड़ी है, वो खौफजदा होकर बोलती चली गई। परिंदों का शोर पहले से दोगुना हो चुका था। राजू आंखें मलता हुआ उठा और खिड़की की तरफ आया। बाहर सहन का मंजर देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेशुमार शिकरे उस डाक बंगले पर गोल गोल चक्कर लगाते हुए उसे दिखाई दिए, जिनकी आवाजें दिल को दहला रही थी कि अचानक जोरदार बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन परिंदे उस लगी हुई बारिश में भी चक्कर लगाते जा रहे थे। राजू ने फौरन खिड़की दरवाजे बंद किए और अपनी बीवी की तरफ मुड़ गया। तुम्हें इस हालत में यहाँ खड़े होने की क्या जरूरत है, राजू ने अपनी बीवी को डांटा। नायला जो 9 माह की हामला थी फिक्रमंद चेहरे के साथ खड़ी थी। चलो जाओ, जाकर लेट जाओ। वो दोनों ही अपनी चारपाई पर आकर लेट गए, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो दोनों हैरान थे कि ये कैसे परिंदे हैं जो इस लगी हुई बारिश में भी उड़ रहे हैं। और बारिश तो दूर की बात है, परिंदे तो रात को उड़ते ही नहीं। तो ये क्या माजरा है? क्या इस डाक बंगले पर कोई आफत आने वाली है या कुछ होने वाला है? वो दोनों ही इस बात को सोचते चले गए। फजर की अजान के साथ ही राजू उठकर बैठ गया। उसने आहिस्ता से अपनी बीवी नायला को आवाज दी और वजू करके कमरे में आया और नमाज पढ़ने के लिए जाय नमाज बिछाई। नमाज पढ़कर वो जाय नमाज उठाने ही लगा था कि नायला ने उसे रोक दिया। छोड़े, मैं भी नमाज पढ़ूंगी, ये कहकर वो कमरे से बाहर निकलने लगी। लेकिन उसकी निगाह फौरन आसमान की तरफ गई, जहां पर मतला बिल्कुल साफ था और वो परिंदे अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सहन में कदम रखा और वजू बनाने लगी कि एकदम से उसे किसी के पैरों के फड़फड़ाने की आवाज अपने पास से गुजरते हुए महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा तो कुछ नजर न आया, लेकिन वो फौरन वहां से उठी और भागते हुए कमरे में आई। राजू ने कुरान पढ़ते पढ़ते चौंक कर उसकी जानिब देखा और भवें उचकाकर उससे पूछा तो नायला ने नफी में सर हिला दिया और जायनामाज पर खड़े होकर नमाज की नियत बांध दी। राजू ने कुरान पढ़ने के बाद उसे जुज़दान में लपेटा और एहतराम से ताक पर रख दिया और चाय बनाने लगा। तुम आज डाक बंगले के अंदर की सफाई को फाइनल कर देना, आज साहब जी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच जाएंगे। चाय की चुस्की भरते हुए उसने नायला को कहा तो नायला ने इस बात में सर हिला दिया। कल सारी झाड़ पूछ कर ली थी मैंने, बस आज पोछा लगाना रह गया है, नायला ने अपने लिए चाय कप में उडेलते हुए कहा और फिर तवे पर अंडा फ्राई करने के बाद रात की बची रोटी पर देसी घी लगाकर चीकर में रखी। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और बिस्तर की चादरें ठीक की और फिर वो दोनों उठकर डाक बंगले की तरफ चल पड़े। राजू ने बंगले की तमाम खिड़कियां मुकम्मल खोल दी ताकि ताज़ा हवा अंदर आए और उसकी बिसान जो काफ़ी अरसा बंद रहने की वजह से पैदा हो गई थी ख़त्म हो जाए। वैसे भी ये डाक बंगला तभी खुलता था जब यहाँ कोई ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए आता था। मार्च का महीना शुरू हो चुका था और सरमा अपनी तमाम तर शिद्दतों के साथ इख्तिताम पसीर था। ठंडी लेकिन खुशगवार हवा की वजह से मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया था। मशरिक की तरफ दरियाई कन्हार की बर्फीली पहाड़ियां देखने वालों पर सहर तारी कर देती थी। एबटाबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर प्याला नुमा वादी सतूड़ा गांव की है, जो चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों में घिरी हुई है। ये जिला एबटाबाद का सबसे बड़ा गांव है, जिसमें कदीम डाक बंगला अंग्रेजों के दौर में तामीर हुआ। वजाहत अली जो इदारा पेट्रोलियम में आला ऑफिसर थे, अपनी बेगम और 2 बेटियों मिनाल और ऐमन के साथ 1 माह की छुट्टियां लेकर अपने आबाई इलाके वादी सतूड़ा के डाक बंगले पहुंचे। उनकी जीप जो ही गेट के अंदर दाखिल हुई तो राजू और उसकी बीवी नायला उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। मिनाल और ऐमन जीप से छलांग मारकर उतरी और सहन में लगे झूले पर आकर बैठ गई। मिनाल जो बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के फाइनल ईयर में थी और उससे सिर्फ 1.5 साल बड़ी बहन ऐमन साइकोलॉजी में एमएससी कर चुकी थी। यार आपी, कितना पुरसुकून माहौल है, शोर से पाक, साफ सुथरा, अजीब सी खुशबू फैली हुई है यहाँ। काश हम हमेशा यहाँ रह जाएं। मिनाल ने खुशी से झूमते हुए कहा तो ऐमन हंसने लगी। हाँ वाकई सही कह रही हो, खुशकिस्मत है यहाँ के लोग, इस कदर खूबसूरत और नेचुरल माहौल में रह रहे हैं। ना गाड़ियों का धुआं, ना शोर शराबा, ना शहरों जैसी पुरहंगम जिंदगी। ऐमन ने खोए खोए से लहजे में कहा तो बेगम शाइस्ता उनके करीब गई। अरे भाई, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो चुकी हों तो बराए मेहरबानी जाकर कहवा बना लें, तबीयत अजीब सी भारी हो रही है। तो वो दोनों फौरन किचन की तरफ चली गई। वजाहत अली के ड्राइवर ने क्रॉकरी के बंद कार्टन उतार कर सहन में रख दिए
और फिर उनके सूटकेस और बैग उतारने लगा। जो ही कार्टन के डब्बे नायला ने उठाए तो बेगम शाइस्ता ने उसे फौरन टोका, तुम मत उठाओ, इस हालत में अच्छा नहीं होता इतना वजन उठाना। उन्होंने उसे मोहब्बत से टोका तो वो मुस्कुरा दी। बीबी जी, हम पहाड़ी औरतें हैं, जो ठोर ढंगरों की तरह वजन उठा भी लें तो कुछ नहीं होता। वो सादगी से मुस्कुराई तो बेगम शाइस्ता ने उसे अफसोस भरी नजरों से देखा कि न जाने कैसे इनके दिमागों को ब्रेन वॉश करके कोल्हू के बैल बना दिया गया है। तुम इंसान हो, जानवर नहीं। जब तक अपने बारे में खुद अच्छा नहीं सोचोगी तो दूसरे कैसे अच्छा सोचेंगे। उन्होंने प्यार से उसे समझाया और फिर उसे जबरदस्ती आराम करने के लिए क्वार्टर में भेज दिया। उसका खावंद राजू वजाहत अली के साथ जीप में बैठकर जरूरी काम से जा चुका था, वरना वो सारा सामान उठा कर ले जाता। अहमद ने कहवा अपनी अम्मी की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। वजाहत अली चाहे होटल से ही क्यों न निकल कर आ जाए, लेकिन वो हमेशा खाना घर आकर ही खाते थे। न जाने क्यों उन्हें होटल के खाने से चिढ़ थी। बेगम शाइस्ता उनकी इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए उन्होंने फौरन कार्टन के डब्बे से मूंग की थोड़ी सी दाल निकाली और उसे साफ करने लगी। अहमद बच्चे, क्रॉकरी वाला डब्बा तो अंदर आया ही नहीं, ले आओ जाकर। मैं तुम्हारे अब्बू के लिए मूंग की भगारे वाली दाल बना दूं, वरना वो बहुत शोर करेंगे। उफ, आज डिनर में मूंग की दाल होगी क्या? मैं नहीं खाऊंगी, जब देखो दाल दाल दाल। मिनाल मुंह बनाते हुए बोली तो बेगम शाइस्ता ने उसे डांटा। बुरी बात है मिनाल, रिस्क को बुरा नहीं कहते। मैं घर से बिरयानी बनाकर लाई थी, तुम और अमन उसे गर्म करके खा लेना। तुम्हारे अब्बू तो चावल के शौकीन नहीं है, इसलिए उन्हें दाल और चपाती ताज़ा बनाकर देना जरूरी है। ये कहकर उन्होंने दाल भिगो दी और फिर वो अमन की तरफ मुड़ी। देगचे किस डब्बे में डाले थे अमन? अम्मी, क्रॉकरी के तो कुल 4 डब्बे हैं, जिनको बंद करने से पहले मैंने क्रॉकरी के नाम की चिट ऊपर लगा दी थी। मैं उनमें से एक डब्बा ले आती हूँ। अमन ने अम्मी को बताया और फिर मिनाल की तरफ देखा। मिनाल, तुम मेरे साथ चलोगी? अमन ने पूछा। नहीं, मैं चटनी और सलाद बना रही हूँ। चलो ठीक है, तुम बना लो, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। वैसे भी सहन कौन सा दूर है। अच्छा, चाय के बर्तनों का डब्बा भी लेती आना। बेगम शाइस्ता उसे जाता देखकर जोर से बोली। दिल नहीं मान रहा यहाँ के बर्तनों में कुछ भी खाने पकाने को। बेगम शाइस्ता ने अपनी नफासत पसंद तबीयत के पेश नजर कहा तो अमन जाते जाते रुक गई और मुस्कुराते हुए लाउंज का दरवाजा खोलकर सहन की तरफ बढ़ी। हल्के फुल्के से 2 डब्बे उसने ऊपर नीचे रखे और फिर जो ही उठने लगी तो उसे अपने करीब से कोई गुजरता हुआ महसूस हुआ और कमर पर हाथ रखकर दाएं बाएं देखने लगी तो उसे सामने सहन में बने सूखे तालाब के किनारे बैठा हुआ एक शिकरा नजर आया, जो भूरे और सफेद रंग के परों वाला था और उसी की जानिब देख रहा था। अहमन को उसे देखकर बड़ा प्यार सा आया। वो उसकी तरफ बढ़ी तो बजाय उड़ने के वो परिंदा अपनी जगह पर आराम सुकून से बैठ गया। अहमद को बड़ी हैरानगी हुई कि ये कैसा परिंदा है, डर कर उड़ा ही नहीं, शायद इसके परों में कोई मसला हो। उसने खुद कलामी की। हाय बेचारा, उसने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा तो उसे परिंदे की आंखों में अजीब सी पुरस्कार चमक नजर आई और उसके साथ ही अपनी कलाइयों के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। वो कोई वहम तो नहीं पालती थी, लेकिन जाने क्यों उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और घबराहट सी होने लगी। उसने उसकी तरफ बढ़ने का इरादा मौकूफ किया और जो ही मुड़ी तो शिकरा तेजी से उसके सर के ऊपर से गुजरकर एन लाउंज के मेन दरवाजे पर बने छज्जे पर बैठ गया। अहमद ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। हाय, तो मोहतरम के पर ठीक है। उसने शिकरी की तरफ देखकर सोचा, शायद पालतू हो किसी का। वो खुद को ही तसल्लियां देते हुए कार्टन के डब्बे उठाकर अंदर की तरफ तेज कदमों से बढ़ी। बेगम शाइस्ता लहसुन अदरक के पेस्ट को जरा सी कुकिंग ऑयल में डालकर लकड़ी के कफगीर से तेजी से चलाने लगी तो अहमद ने फटाफट 2 टमाटर काट कर माँ को दे दिए और फिर दाल पर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक बारीक कुतरने लगी। ये लो भाई, कलंदराबाद का स्पेशल चपली कबाब, जो दुनिया भर में मशहूर है। मेरे दोस्त खलील ने स्पेशल एबटाबाद शहर से भेजा है। वजाहत अली पुरजोश आवाज से नारा लगाते हुए किचन में दाखिल हुए तो मिनाल खुशी से बोली, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा डिनर का। मिनाल हुर्रे की आवाज लगाकर कुर्सी पर चढ़ गई और नारे लगाने लगी। उसकी खुशी और नदीदापन को देखकर वो तीनों हंसने लगे। मिनाल ने अब्बू के हाथ से चपली कबाब का शॉपर उचक लिया तो वो मुस्कुराते हुए उसके पास ही कुर्सी पर बैठ गए। वो अब तक 3 कबाब खा चुकी थी जबकि अहमद ने उसके मुंह के आगे से शॉपर उठा लिया। उफ वो आपी, अभी तो मैंने खाया ही क्या है, मिनाल ने एहतजाज किया। हाँ भाई, जालिम समाज, इन्होंने खाया ही क्या है, सिर्फ 3 कबाब। अहमद के अब्बू हमदर्दी दिखाते हुए हंसे तो अहमद भी अब्बू की बात सुनकर हंस पड़ी। अब्बू देखे ना, मिनाल ने मुंह फुला लिया। अरे भाई अमन, दे दो, वजाहत अली ने कहा। अब्बू, इसके अलावा घर में और भी कुछ लोग हैं, अगर इसे इजाजत दे दूं तो ये सबका ही हिस्सा खा जाएगी। अहमद ने आहिस्ता से कहा और मिनाल को आंखें दिखाई। हाँ तो भाई खाने दो, खाने की चीज है, ये हिस्सा क्या होता है? वजाहत अली ने अपनी एहसास से भरी बेटी की तरफ देखकर प्यार से कहा। अब्बू, आपने इसे बहुत बिगाड़ रखा है, अभी बस खाना तैयार हो गया है, हम सब मिलकर एक साथ खाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर कोई अपना अलग अलग खाना खाए। आप बराए मेहरबानी अपनी इस नन्ही को कहें कि बस थोड़ा सा सब्र कर ले। खाना तैयार हो चुका था और अहमद ने इंतहाई करीने के साथ टेबल सजाई और दाल का डोंगा, चपाती, चटनी और सलाद तरतीब के साथ अब्बू के सामने रखा। फिर गरम गरम चपली कबाब प्लेट में रखकर टेबल के दरमियान में रखे ताकि सबका हाथ पहुंच जाए। मिनाल ने घर से लाई हुई बिरयानी को ओवन में गर्म किया और प्लेट में निकालकर उसकी माँ और अहमद को दे दी और खुद भी बिरयानी की प्लेट पर चपली कबाब रखकर खाने लगी।
खाना खुशगवार माहौल में खाया गया और फिर उसके अब्बू अपने स्टडी रूम में चले गए और वालदा ईशा की नमाज के लिए वजू बनाने के लिए बाथरूम में चली गई। डिनर के बाद उनके घर में कहवा जरूर बनता था, तो अमन ने देगची में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और मिनाल को बर्तन उठाने का कहा। बर्तन तो मैं उठा दूंगी अहमद बाजी, वो चिढ़कर बोली, लेकिन मुझसे बर्तन धुलवाने की गलती मत करना। अहमद ने उसे घूर कर देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। उसने फौरन बर्तन उठाए और किचन से बाहर निकल गई। उसने जल्दी जल्दी सिंक में पड़े हुए झूठे बर्तन धोए और कहवा दम पर लगाकर जूं ही चूल्हा बंद किया तो लाइट चली गई। उसने किचन की शेल्फ पर तेजी से हाथ मारने शुरू कर दिए ताकि कोई माचिस उसके हाथ लग जाए, लेकिन ऐसा न हुआ। किचन में शदीद अंधेरा था और उसका दम घुटने लगा। ये ले अमन बाजी, टॉर्च। आवाज सुनकर वो एकदम उछली और जो ही मुड़ी तो उसके पीछे नायला खड़ी थी। नायला का सपाट चेहरा और आंखों की तेज चमक देखकर उसे खौफ सा आया। नायला उसे टॉर्च पकड़ाने के बाद किचन से बाहर निकलने लगी तो अमन उसके पीछे पीछे आवाजें देती हुई लपकी। अचानक लाइट आ गई। लाउंज में जाए नमाज हाथ में पकड़े बेगम शाइस्ता अहमन को अजीब नजरों से देखने लगी। क्या हुआ है अहमन, किसको पुकार रही हो? वो बोली। नायला को। अम्मी वो भी किचन में आई थी। अहमन ने जवाब दिया तो उनकी तेवरी चढ़ गई। अहमन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नायला तो मुझसे इजाजत लेकर आधा घंटा पहले अस्पताल जा चुकी है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी और तुम कह रही हो कि अभी किचन में नायला आई है? बखुदा अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, अभी नायला किचन में थी। अहमन ने पुरजोर अल्फाज में कहा तो बेगम शाइस्ता ने अहमन को अजीब सी नजरों से देखा और फिर सर हिलाते हुए नमाज की नीयत बांधकर खड़ी हो गई। लेकिन अमन की बातें उनके जहन से निकल नहीं पा रही थी। यही वजह थी कि वो दौरान नमाज भी यकसुई पैदा न कर पा रही थी। उन्होंने जो ही सलाम फेरा तो अमन उनके सामने खड़ी हो गई। अम्मी, अगर मैं झूठी हूँ तो फिर आप मुझे बताएं कि ये टॉर्च मुझे किसने दी? अगर वो नायला नहीं थी तो फिर कौन थी? बेगम शाइस्ता ने परेशान नजरों से अमन को देखा लेकिन बोली कुछ नहीं और तस्बीह पढ़ने लग गई। वो बददिल होकर सीढ़ियां चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर पर गई, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर ही उन दोनों बहनों का कमरा था जो उन दोनों ने अपनी चॉइस पर लिया था। वो जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि मिनाल बेफिक्री से सो रही है, तो वो भी खामोशी से अपनी बेड पर आकर लेट गई और फिर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। कमरे में कोई बहुत ज्यादा आराइशी सामान न था। पुराने जमाने के सादा मगर मजबूत लकड़ी के सिंगल बेड थे और उनके साथ ही साइड टेबल थी। कमरे की दीवार के ऐन वस्त में सीनरी लगी हुई थी। वो अभी सीनरी का जायजा ले रही थी कि एकदम लाइट चली गई और साथ ही उसके कमरे की वाहिद खिड़की पर कोई जोरदार चीज आकर लगी। उसने अपना मोबाइल ऑन किया और फौरन खिड़की की तरफ गई। कदादम खिड़की पर मोटे मोटे मैरून कलर के वेलवेट के पर्दे लटक रहे थे। उसने उन्हें एक तरफ किया तो जोरदार बिजली कड़की। उसके हाथों से पर्दे छूट गए। उसने फिर पर्दा जरा सा सरकाया तो उसके सामने तालाब के किनारे पर शिकरा बैठा हुआ नजर आया और उससे भी हैरत की बात यह थी कि वो शिकरा उसी की खिड़की की तरफ मुंह उठाए हुए था, जैसे वो उसी को देख रहा हो। बाहर तेज आंधी के साथ ही जोरदार बिजली भी कड़कने लगी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। लेकिन हैरत की बात थी कि वो शिकरा इस बारिश में भी बैठा हुआ था। वो अपनी जगह से बिल्कुल भी टस से मस न हुआ। इस बात ने अमन को बहुत हैरान कर दिया। वो सारा पर्दा उठाकर खिड़की के अनवस्त में आकर खड़ी हो गई कि अचानक सहन में लगी हुई ट्यूबलाइट चलने बुझने लगी। शिकरे की निगाहें उस पर जम सी गईं। उन आंखों में अमन को अजीब सी चमक और पुरस्कारियत सी महसूस होने लगी कि अचानक उसके देखते ही देखते शिकरे ने अपनी जून बदल दी और वो इंतहाई बड़े कद के चौड़े मर्द में बदल गया। ये सब कुछ अमन ने अपनी आंखों से देखा। उसने अपनी आंखें जोर जोर से मिलना शुरू कर दी कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है। अचानक खिड़की जोर से बजने लगी, जैसे कोई उसको तोड़कर अंदर आना चाहता हो। वो चीखें मारती हुई उल्टे कदम पीछे हुई तो उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो डर गई। वो तेजी से मुड़ी तो मिनाल नींद से भरी आंखों से उसे देखने लगी। क्या हुआ आप भी? उसने पूछा। वो खिड़की को कोई तोड़ रहा है, अमन हकलाते हुए बोलती चली गई। तो मिनाल फौरन खिड़की की तरफ गई जिसके गिलास डोर मजबूती से बंद थे। उसने गिलास डोर खोले बगैर ही बाहर झांका तो बाहर उसे अमन ही लगा। हल्की फुल्की बारिश अपने मखसूस तरन्नुम से हो रही थी। उसने पर्दे बराबर किए और फिर अमन की तरफ आई। सो जाए आप ही, कुछ नहीं है वहाँ। उसने अमन को जबरदस्ती बेड पर लेटाया और कंबल उड़ा दिया। मिनाल, मैं सच कह रही हूँ, वो परिंदा वो मर्द में बदल गया। मर्द भी ऐसा जो इंसान लगता ही नहीं था, बल्कि वो तो इंसान ही नहीं था, कोई हवाई मखलूक, जिन भूत था। खुदा का वास्ता है आप ही, इतनी खौफनाक बातें मत करें, नहीं तो मुझे भी डर लगने लगेगा। उसने हाथ बांधे और फिर वो कंबल में घुस गई। अमन ने भी सर तक कंबल ले लिया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। लेकिन उसके जहन से शिकरे का मर्द की जून में बदल जाना हजम नहीं हो रहा था। न जाने रात के किस पहर उसकी आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसकी नजर सीधी वॉल क्लॉक पर गई तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। 11 बज रहे हैं। उफ, मैं इतनी देर तक सोती रही। वो तेजी से वॉशरूम की जाने भागी। पानी के छींटे उसने जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर मारे और फिर तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए वो लाउंज में आई जहां मिनाल अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो देख रही थी और उसकी वालदा माथे पर हाथ रखे परेशान हाल बैठी हुई थी। अम्मी, खैरियत है? क्या हुआ है? वो उनके पास आकर बैठ गई। अब्बू कहाँ है? तुम्हारे अब्बू तो बाहर गांव के लोगों से मिलने गए हैं और मेरे अचानक कमर से दर्द निकल आया है। सारी रात बेचैनी से गुजरी। अचानक टीवी की आवाज बंद हो गई और फिर उसकी तस्वीर भी चली गई। मिनाल रिमोट को बार बार झटकने लगी लेकिन टीवी न चला। फिर उसने जल्ला कर रिमोट उठाकर दूर फेंक दिया
और दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गई। उफ, ये दर्द, वो चिल्लाई। क्या हुआ मिनाल? ऐमन फिक्रमंदी से बोली। पता नहीं आपी, मेरे सर में कल रात से बहुत दर्द है, वो सर दबाते हुए बोली। अच्छा, मैं नाश्ता बना देती हूँ, फिर तुम टैबलेट ले लेना। वो उठने लगी तो अचानक राजू लाउंज में दाखिल हुआ। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। बेगम शाइस्ता आहिस्ता से बोली। बीबी कोई काम है तो बता दे। दरअसल नायला की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं उसको अस्पताल से सीधा उसकी बहन के घर ले गया। वहाँ से अस्पताल नज़दीक है, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो उसे फ़ौरन अस्पताल पहुँचाया जा सकता है। यहाँ ले आता तो शहर जाने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, इसीलिए सबने मना किया कि यहाँ ना लाऊं। अच्छा किया तुमने, बेगम शाइस्ता ने कहा। कोई काम हुआ तो तुम्हें बता देंगे। ऐमन उठकर किचन में आई तो उसे अजीब परेशानी न घेरा। वो ये सोचने लगी कि कल रात अगर किचन में नायला नहीं थी तो वो कौन था। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया और फिर ब्रेड निकाल कर तवे पर सेकने लगी। रात के बचे हुए कबाब अच्छी तरह से गर्म करने के बाद तमाम चीज़ें उसने ट्रे में रखी और फ्रिज से मक्खन निकाल ही रही थी कि मिनाल की उसे आवाज़ आई। आपी, मेरे लिए आमलेट बना देना प्लीज़। वो एकदम उछली और जो ही पीछे मुड़ी तो मिनाल न थी। हाय, कैसे छलावी की तरह गायब हो गई। कमाल है, आज आमलेट की फरमाइश कर डाली। वो बड़बड़ाई और जल्दी जल्दी आमलेट के लिए प्याज काटने लगी। उसने नाश्ता बनाया और ट्रे में सारी चीज़ें रखकर लाउंज में ले आई। अम्मी को टेबल पर रखकर नाश्ता दिया और खुद वो मिनाल के साथ ही नीचे कारपेट पर आकर बैठ गई और उसके सामने नाश्ते की ट्रे रखी और अपने लिए चाय का कप बनाने लगी। ये क्या आपी, आमलेट क्यों बनाया है आपने? उसने मुंह बनाया। आपको तो अच्छी तरह पता है कि मुझे तो आमलेट सख्त नापसंद है। ऐमन की इस बात पर वो चौंकी। कमाल करती हो मिनाल, तुम्ही ने तो मुझे आमलेट बनाने का कहा था और अब कह रही हो कि मुझे आमलेट खाना ही नहीं है। मैंने कब कहा आपको? मिनाल ने भवें उचकाते हुए उसे कहा। तुम अभी किचन में नहीं आई थी क्या और आमलेट बनाने का नहीं बोला था? ऐमन गुस्से से बोली। मैंने? कमाल है आपी, मैं तो यहाँ से वहां तक नहीं गई तो किचन में क्यों जाऊंगी? मिनाल की बात सुनकर ऐमन के हाथ में कप जरा सा लरसा। उसने बेगम शाइस्ता की तरफ देखा तो दोनों की नजरें टकराई। बेगम शाइस्ता के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आने लगे। इससे पहले कि वो ज्यादा परेशान हो जाती, ऐमन ने मौजू ही बदल डाला। अच्छा सॉरी मिनाल, आज खा लो, कल से बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, पक्का। मिनाल ने खामोशी से चाय का कप लिया और बाहर सहन में चली गई। नाश्ता खत्म करके ऐमन ने सारे बर्तन समेटे और किचन में ले आई और फिर कुर्सी पर बैठकर उसने अपना सर थाम लिया। ये मुझे क्या हो रहा है? मिनाल किचन में आई। उसने मुझे बाकायदा आमलेट का बोला और अब वो कहती है कि मैंने नहीं कहा। वो झूठ नहीं बोलती, इतना तो ऐमन जानती थी, क्योंकि आमलेट उसे कभी भी पसंद न था। इसीलिए उसे हैरत भी हुई कि आमलेट बनाने का उसने कैसे कह दिया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि राजू की आहोबका शुरू हो गई। वो सब भागकर सहन में आए तो राजू अपना घुटना पकड़कर जमीन पर लोटपोट होने लगा। घुटने से उसकी शलवार खून आलूद हो गई। अचानक उनके अब्बू भी वहीं आ गए। ये क्या हुआ है? वजाहत अली परेशानी से बोले। राजू कराते हुए वो मुश्किल बोला। खुदा जाने, कुछ समझ नहीं आया। कोई जोरदार चीज घुटने पर लगी है और खून रिसने लग गया। वो चीज क्या थी वो भी दिखाई नहीं दी। वो दर्द जब्त करते हुए बोला तो अब्बू से सहारा देकर जीप तक लाए और फिर हॉस्पिटल ले गए। उनके जाने के बाद वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कल रात से किसी न किसी को कोई ना कोई तकलीफ जरूर हो रही थी, ऐमन ने कहा। तो बेगम शाइस्ता चारों कुल पड़ने लगी और अपनी बेटियों और घर पर फूंके मारने लगी। अब्बू राजू की मरहम पट्टी करवा कर घर ले आए, लेकिन घर आते ही वो सोफे पर ढेर हो गए। उनकी भी कमर में दर्द होने लगा था और शाम तक उन्हें बुखार ने आ लिया। पूरा घर उनकी वजह से परेशान हो गया। अभी उनका मामला हल ना हुआ था कि मिनाल के भी कमर में दर्द शुरू हो गया। बेगम शाइस्ता और ऐमन दोनों ही फिक्रमंद हो गई। तुम चाय बनाओ और साथ में सैंडविच बना लेना। तुम्हारे अब्बू इस वक्त खाना तो नहीं खाएंगे और उन्हें इस वक्त दवाई देनी भी ज़रूरी है, लेकिन खाली पेट दवाई देना भी मुज़र है। इसलिए बेहतर है कि तुम जल्दी से सैंडविच बना कर ले आओ। ये उन्हें पसंद भी है, वो खा भी लेंगे और फिर मैं उन्हें दवाई भी दे सकूंगी। बेगम शाइस्ता ऐमन को हिदायत देते हुए कमरे में चली गई और फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाई। ऐमन ने फौरन चाय की देगची चूल्हे पर चढ़ाई। मौसम के तेवर आज ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इन पहाड़ी इलाकों में मौसम का कुछ पता नहीं चलता, दिन को धूप तो शाम को बारिश। ऐमन खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगी, लेकिन फिर वो एकदम से पीछे हट गई, कहीं फिर उसे वही शिकरा नजर न आ जाए। वो दिल दिल में आयतुल कुर्सी और चारों कुल का व्रत करने लगी। दूध डालने के बाद उसने चाय अच्छी तरह फेंटी और फिर दम पर रख दी। फ्रिज से चिकन के 4 पार्चे निकाले और उन्हें उबाला और फिर बारीक बारीक रेशे करके उसमें लाल मिर्च, चिली सॉस और नमक शामिल करके फ्राई किया। ब्रेड को अच्छी तरह सेकने के बाद उसने मायोनीज लगाई और फ्राई चिकन के रेशे डालकर टमाटर और खीरे और चीज का स्लाइस रखकर ब्रेड का दूसरा हिस्सा उसके ऊपर रखा और फिर तेज छुरी से उनके तिकोने टुकड़े काटकर प्लेट में रखे। फिर केतली में इलायची की दम वाली चाय डाली और ट्रे उठाकर वो तेजी से लाउंज में आ गई। अब्बू चिकन क्लब सैंडविच की खुशबू सूंघकर मुस्कुराए। वाह मेरी सुकर बेटी, भाई मैं तो एकदम ठीक हो गया हूँ। वो आहिस्ता से उठे और एक सैंडविच उठाकर उसकी हल्की सी बाइट ली और ऐमन को दुआएं देने लगे। मिनाल उठ बेटा, सैंडविच बड़े मजेदार बनाए हैं आप ही ने, उठो शाबाश। मिनाल भी सीधी होकर बैठ गई। बेगम शाइस्ता ने बेटी की नफासत और सुघड़पन पर दिल ही दिल में उसकी भलाई लेट डाली। सब ने चाय खत्म की तो बेगम शाइस्ता ने उन्हें पैनाडोल दी थी और फिर उन्हें लेटने का कहा। वजाहत अली तो वहीं सोफे पर नीम दराज हो गए।
जबकि मिनाल भी वहीं कुशन सीधा करके लेट गई। अहमद ने सारे बर्तन समेटे और किचन में ले आई। शाम तक उनके अब्बू और मिनाल की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई तो बेगम शाइस्ता और अहमद की जान में जान आई। अगले दिन वो सब नाश्ते के बाद उस वादी की सैर को निकले। उनके अब्बू की जान पहचान वाले लोग रास्ते में मिलते तो उन्हें रुककर सलाम दुआ करते और फिर आगे बढ़ जाते। अपनी मिट्टी से जुड़कर रहना भी कितना ज़रूरी होता है, वजाहत अली इस बात की अहमियत को हमेशा समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपने इलाके की बोली, हिंद को और कल्चर को अपने घर में हमेशा प्रमोट किया। यही वजह थी कि उनकी बेटियों को न सिर्फ हिंद को समझ आती थी बल्कि वो बोल भी लेती थी। ऊंचे ऊंचे पर्वतों में घिरी हुई ये प्याला नुमा वादी, ऊंची नीची पटगड़ियों, खूबसूरत सब्ज़ारों और रंग बिरंगे खुश रंग फूलों का मस्कन थी, जिसमें आकर तबीयत एकदम से फ्रेश हो जाती। मिनाल बच्चों की तरह कभी रास्तों पर भागने लगती और कभी टांगे समेट कर लेट जाती। अहमद उनसे थोड़े से फासले पर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगी। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे वादी का मंजर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसने फौरन अपने हैंडबैग से कैमरा निकाला और वीडियो बनाने लगी। वीडियो बनाते हुए अचानक उसे वही शिकरा उड़ता हुआ अपने मोबाइल के कैमरे में नजर आया तो वो बुरी तरह से डर गई। डरने की वजह यही थी कि ये वही शिकरा था जिसे उसने इंसान की शक्ल में बदलते हुए देखा था, और अब ये परिंदा हवा में उड़ने के बजाय बिल्कुल मौलिक हो गया और अहमद की तरफ रुख मोड़कर उसे अपनी नज़रों का हिसार में ले चुका था। शिकरे की इंतहाई गैर मामूली नज़रों को खुद पर महसूस करके अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर अचानक से उस परिंदे ने हरकत की और अहमद की तरफ आने लगा। अहमद ने घबराकर अपनी आंखों से कैमरा हटाया तो ये उसका तखय्युल न था, बल्कि वो परिंदा वाकई उसकी जानिब आ रहा था और इसके परों की फड़फड़ाहट और उसकी तेज़ आवाज़ ने अहमद के दिल की धड़कन तेज़ कर दी। वो वहाँ से भागने के लिए मुड़ी, लेकिन चूंकि वो काफ़ी ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गई थी, अब उसे नीचे उतरना मुश्किल हो गया था। तेजी से उतरने के बावजूद वो परिंदा उसके सर पर पहुंच चुका था और अब उसके सर के ऊपर गोल गोल चक्कर काटने लगा। ये देखकर अहमद इस कदर बुरी तरह खौफजदा हुई और इतनी तेजी से नीचे उतरी कि उसका पाँव मुड़ गया और वो मुंह के बल नीचे जा गिरी। उसने चीखें मारना शुरू कर दी तो उसके अब्बू, अम्मी और मिनाल फौरन भागते हुए उसकी जानिब लपके, लेकिन जब तक वो बेहोश हो चुकी थी। उसे जब होश आया तो उसके प्यारे उस पर झुके हुए थे, उनके चेहरों पर फिक्रमंदी थी। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि वो सब साथ है। वो उठी और लंगड़ा कर चलने लगी। अब्बू ने उन सबको घर पहुंचाया और फिर अपने दोस्त की दावत पर होटल जाने के लिए तैयारी करने लगे, लेकिन घर से जाते जाते उन्होंने अमन की तरफ फिक्रमंदी से देखते हुए कहा, मैं वापसी पर खाना लेता आऊँगा, किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब आराम करो। वजाहत अली ने अपनी बेगम को खास तौर पर कहा और बाहर निकल गए। 2-3 दिन के बाद शाइस्ता बेगम अपने मामूल का चेकअप करवाने मकामी डिस्पेंसरी गई तो मिनाल भी उनके साथ चल पड़ी, लेकिन अहमद ने जाने से इनकार कर दिया। उसका बाहर जाने का कोई मूड न हो रहा था। आज मौसम इंतहाई खुशगवार था, हल्के हल्के बादल और ठंडी हवाएं चलने लगी। उसने मुस्तंसर हुसैन तारड़ के नावल खाना बदोश को उठाया और झूले में आकर बैठ गई। अचानक हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उसने भागकर किताब अंदर रखी और फिर आसमान पर बादलों की तरफ देखा। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी थी। मट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उसकी नथनों से टकराई तो उसने आंखें बंद कर ली। वो सफ़ेद मैक्सी पर लाल चुनरी पहने हुए किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लंबे स्याह बालों की चोटी उसने अपने सीने पर डाली और भागकर झूले पर बैठ गई और तेज झूला लेने लगी। उसके बालों की शरीर लटें उसके सुर्खो सफ़ेद चेहरे से अटखेलियां करने लगी तो वो उन्हें एक अदा से पीछे हटाती। फिर उसने मस्ती में आकर अपने बालों की चोटी खोल डाली। झूला लेते हुए उसके बाल भी हवा में लहराने लगे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसके खुले स्याह बालों पर पानी किसी आबशार की तरह बहने लगा। उसकी जारजट की सफ़ेद मैक्सी गीली होकर उसके बदन से चिपक गई और उसके जिस्मानी खदुखाल नुमायां होने लगे तो वो अपना बदन देखकर खुद ही झेंप गई। उसने अपने चेहरे को आसमान की तरफ किया तो उसके चेहरे पर तेज बूंदें पड़ने लगी। वो खिलखिलाकर हंसने लगी कि अचानक गरम गरम स्याल उसके चेहरे पर गिरा तो उसने झूला फौरन रोककर अपनी उंगलियां चेहरे पर लगाई तो एक चिपचिपाहट उसकी उंगलियों के साथ लगी। उसने अपनी उंगलियों को सामने किया तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये ताज़ा ताज़ा खून था। उसने जल्दी से अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा और अपनी आंखों के सामने लाई तो वो खून से भरा हुआ था। उसने ऊपर की जानिब देखा तो बारिश की बूंदों के सिवा कुछ भी ना था। उसने दाएं बाएं देखा तो भी उसे कुछ नजर न आया, लेकिन उसे अपनी मैक्सी पर जगह जगह खून के धब्बे पड़ते हुए दिखाई देने लगे। वो दौड़ती हुई बाथरूम में गई और लिबास उतार कर नहाने लगी कि अचानक उसे अपने मुंह में खून का जायका महसूस होने लगा। उसने सामने लगे शीशे में देखा तो उसका सारे चेहरे पर खून की छींटें पड़ी हुई थी। वो दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ करने लगी। अचानक उसकी नज़र अपने बदन पर पड़ी तो उसने देखा कि खून की छींटें उसके सफ़ेद दूधिया बदन पर भी पड़ रही हैं और ये छींटें ताज़ा थी। कुछ छींटें तो उसे यूं लग रहा था कि जैसे सामने खड़ा होकर कोई डाल रहा हो। वो चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ बंद होने लगी। उसने बाथरूम से तेजी से निकलने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो खुल ना सका। वो जोर लगाने लगी लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर डाला हो। वो डर कर रोने लगी। खून की छींटें अब दीवारों पर भी पड़ने लगी तो वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखने लगी। वो इस कदर जोर से चीख रही थी कि उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब दरवाज़ा खुला और बेगम शाइस्ता बाथरूम में दाखिल हो गई। बेगम शाइस्ता अमन की हालत देखकर फौरन बाहर निकली
और अपने बेड की चादर खींची और अहमद के जिस्म को लपेटकर वो उसे जबरदस्ती बाहर ले आई। बाहर आकर अमन एकदम से खामोश हो गई। उसकी रंगत पीली जर्द हो रही थी। उसे अपने सीने से लगाकर वो बैठ गई। उन्होंने उससे कुछ भी न पूछा क्योंकि वह भी कुछ भी बताने के काबिल न थी। मिनाल उसे देखकर रोने लगी। बेगम शाइस्ता ने मिनाल को दूध गर्म करके लाने को कहा। इस वाक़े के बाद अमन दिन ब दिन कमजोर होने लगी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के नुमायां होने लगे। वो ना कुछ खाती न पीती, बल्कि चुपचाप किसी कोने में बैठ जाती और आगे पीछे झूलती रहती। उसकी ये हालत देखकर बेगम शाइस्ता दहाड़े मार मार कर रोती। उसके अब्बू ने शहर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट से रब्ता किया तो उन्होंने उसका चेकअप करने के बाद मेडिसिन लिख कर दे दी। लेकिन उन मेडिसिन को लेने के बाद वो सारा दिन सोई रहती और जब वो उठती तो उसका रवैया इंतहाई जारहाना होता। वो अक्सर बदले हुए लहजे में बोलती कि मुझे यूं सुलाकर आप सब अच्छा नहीं कर रहे। तो बेगम शाइस्ता उसकी इस बात पर रोने लगती और उसके अब्बू सर पकड़ कर बैठ जाते। फिर ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मेडिसिन दी तो उसने चुपके से फेंक दी, क्योंकि उन मेडिसिन को लेने के बाद भी उसके साथ वो सब कुछ हो रहा था जो वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। कोई था, वो बाकायदा महसूस करती थी कि जैसे उसके जिस्म को कोई हाथ लगा रहा है, लेकिन ऐसा अक्सर सोते हुए महसूस होता, क्योंकि जब वो जाग रही होती तो जैसे ही ऐसा कुछ महसूस करने लगती तो फौरन ही चारों कुल और आयतुल कुर्सी पड़ती तो उसके बदन से हाथ हट जाते। कई बार उसे नहाते हुए महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल उसके पास खड़ा है। उसके बदन के रोंगटे अचानक से खड़े होने लगते। उसे अजीब सी कराहियत का एहसास होने लगता कि बाथरूम में उसके साथ कोई ऐसा अनदेखा वजूद भी है जो उसको हर तरफ से देख रहा है। और ये ख्याल ही इस कदर तकलीफ दे था कि वो कई बार रोते रोते बाथरूम से बाहर निकल आई। और फिर ऐसा होने लगा कि वो कई दिन तक नहाने से गुरेज करने लगी। बेगम शाइस्ता अपनी बेटी की तकलीफ को समझ रही थी, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो उसे इस मुश्किल से कैसे निकाले। वजाहत अली जो इतने बड़े अफसर थे, लेकिन बेटी के मामले में वो इंतहाई बेबस हो गए। वो उसे शहर के महंगे से महंगे हॉस्पिटल और पाकिस्तान के हर छोटे बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। एक दिन वजाहत अली के दोस्त खलील अपनी बेगम के साथ उनके घर में आए। ये उनके बचपन के दोस्त थे। उनसे मिलकर वजाहत अली बहुत खुश हुए और उन्होंने घर वालों को बेहतरीन एहतमाम करने का हुक्म दे डाला। तो अहमद और मिनाल ने चाय के साथ अच्छी सी रिफ्रेशमेंट तैयार की और फिर ट्रे लेकर वो मेहमानों की तरफ बढ़ी। मिनाल ने ट्रे टेबल पर रखी तो अहमद उन मेहमानों से दूर हटकर बैठ गई। अंकल, चाय में चीनी कितनी? मिनाल ने यह सवाल तीसरी बार किया और फिर सर उठाकर देखा तो वो अंकल अहमद को मुसलसल देख रहे थे। उनके चेहरे पर इंतहाई फिक्रमंदी के तासुरात नुमाया थे। फिर वो और उनकी बेगम ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगे तो अमन भागते हुए अंदर कमरे की तरफ भागी। अंकल की निगाहें भी अमन को दूर जाता हुआ देखती चली गई, यहाँ तक कि वो सेकंड फ्लोर के उस कमरे की खिड़की को देखने लगे जो उन दोनों बहनों की आराम का था। वजाहत अली, तुमने कभी अपनी बेटी का मुआयना करवाया है? अंकल की बात पर वो तीनों चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। हाँ यार, करवाया है। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने, बस अब थक गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि कोई रूहानी मुआलिज तलाश करो और उससे इलाज करवाओ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम जितना जल्दी ये करवाओगे उतना ही बेहतर होगा। इस घर पर बहुत ही गंदे असरात हैं, जिसका शिकार तुम में से सिर्फ ये लड़की है। वो तुम में से किसी को भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इस लड़की को वो नहीं छोड़ेंगे। हम कल ही इस डाक बंगले को छोड़ देते हैं, बेगम शाइस्ता जल्दी से बोली। ऐसा मुमकिन नहीं है भाभी, आप जहाँ भी जाएंगे ये मखलूक भी आपके साथ ही होगी। बेहतर यही है कि आप इसका जल्द इलाज करवाएं। मुझे लगता है कि वो उसको यहाँ से जाने भी नहीं देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि वक्त ज़ाया न करें और किसी अच्छे से रूहानी मुआलिज का बंदोबस्त करें। वजाहत अली और उनकी बेगम हद दर्जा परेशान थे। उन्हें अब बहुत सारी बातें समझ में आने लगी, तो उन्हें अफसोस भी होने लगा कि वो अमन को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते रहे और वक्त ज़ाया करते रहे। अगर बर वक्त तशखीस हो जाती तो वो कब की इस तकलीफ से निजात पा चुकी होती। वो दोनों ही अपनी इस कोताही पर खुद को कोसने लगते। अहमद दिन ब दिन अपनी इस हालत पर तंग होने लग गई थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने अंदर के खौफ को काबू में करते हुए उस वजूद को पुकारा जो उसके इर्द गिर्द हुमा वक्त मौजूद रहता था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? सामने आओ। क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? अहमद को अपने गिर्द तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर सहन में बने तालाब के किनारे पर उसे वही बैठा हुआ नजर आया जो बिल्कुल एक इंसानी मर्द की तरह था। न जाने क्यों अहमद को उससे डर नहीं लगा। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? अहमद बोली। अच्छा, तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पीछे तो तुम लोग पड़े हो। ये हमारा मस्कन था, तुम्हारी वजह से हमारा खानदान दरबदर हुआ और हमें अपना ये आबाई मस्कन छोड़कर जाना पड़ा। तो हम कौन सा यहाँ हमेशा रहने के लिए आए हैं? चंद दिन की बात है, हम यहाँ से चले जाएंगे, अहमद ने रूहान सी होकर कहा। तो अहमद की बात सुनकर वो खबासत से हंसा। तो अहमद को अजीब सी कराहियत का एहसास हुआ। तुम्हारे घर वाले तो जा सकते हैं, लेकिन तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम पर मेरा दिल आ गया है। तुम्हें मैं अपने साथ अपनी वादी में लेकर जाऊंगा। अभी तक मैंने तुम्हारे बदन को सिर्फ छुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। हम जिनज़ादे इतना सब्र नहीं करते, लेकिन अमावस की रात मुझे मेरी खोई हुई ताकत मिल जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ शबे ज़फ़ाफ मनाऊंगा। उस वक्त तक तुम आज़ाद फिरती रहो। ये कहकर वो उसके करीब आने लगा तो वो भागते हुए अंदर जाने लगी, लेकिन अहमद को जल्द ये एहसास होने लगा कि जैसे उसके बदन के हर हिस्से को
वो अपने नापाक हाथों में लेकर मसल रहा है। तो उसने चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम करना शुरू कर दी। एकदम उसके हाथ रुक गए और उसके जिस्म से हट गए। लेकिन ऐमन को अपने कानों में शैतानी मकरूसी हंसी सुनाई देने लगी। तो वो अपने कानों को बंद करके अपनी अम्मी के कमरे की तरफ भागी और रोते हुए उनकी गोद में सर छुपा लिया। अम्मी कुछ करें, नहीं तो ये मुझे बर्बाद करके रख देगा। उसकी बातें सुनकर उसकी वालदा बेगम शाइस्ता और मिनाल भी रोने लगी। वजाहत अली ने ऐमन को मुसलसल रोते हुए देखा तो उनसे बर्दाश्त न हुआ और फौरन अपने दोस्त खलील के घर गए और सारा माजरा बयान कर दिया। तो खलील ने उन्हें फौरन शाह साहब के पास जाने का मशवरा दिया, जो कि सैयदजादे थे। उन्हें दुनिया शाह साहब के नाम से जानती थी, लेकिन वो हर किसी को नहीं मिलते थे। तो वजाहत अली फौरन उठकर खड़े हुए और अपने दोस्त को भी इसरार किया कि वो भी उनके साथ चले। चनाचा उनका दोस्त खलील भी उनके साथ हो लिया। सड़क नाहमवार और कच्ची थी। गाड़ी की स्पीड कम रखने की वजह से उन्हें वहां पहुंचने में शाम हो गई। कुछ ही देर बाद वो कब्रिस्तान में दाखिल हुए और सारा कब्रिस्तान दरख्तों से घिरा हुआ था। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और कुछ फासले पर बनी चार दीवारी और दरबार की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया और फिर उस चार दीवारी के आहनी सलाखों वाले दरवाजे के पास जा पहुंचे। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुए। पूरे सहन में खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। मज़ार के सहन में कोई भी न था। शायद वो यहाँ नहीं है, खलील ने कहा। तो वजाहत अली को अपने जिस्म से अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। वो वहीं लड़खड़ाकर दरवाजे के पास बने एक छोटे से थड़े पर बैठ गए और अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। अपनी बेबसी महसूस करते हुए वो रोने लगे। वो मर जाएगी खलील, बहुत अजियत में है। वो मेरी बेटी, मेरी जान। वो सिसके तो उनके दोस्त खलील भी आबदीदा हो गए। हाय, मैं कितना बेबस बाप हूँ कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। काश कोई मुझसे मेरी सारी दौलत, सारा अख्तियार ले ले और बदले में मेरी बेटी को इस अजियतनाक जिंदगी से निजात दे दे। वो किसी बच्चे की तरह बिलखने लगे कि अचानक उन्हें अपने कंधे पर किसी का मजबूत हाथ महसूस हुआ। तो उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा। वो एक इंतहाई नूरानी चेहरे वाला नौजवान लड़का जो सफ़ेद लिबास में मलबूस था उन्हें नजर आया। वो उस रोते हुए बेबस बाप के सामने बैठ गए और उनके आंसू साफ करते हुए बोले, अल्लाह खैर करेगा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शाह साहब पुरज़म लहजे में बोले। तो वो सब वहाँ से जल्दी से निकले। घर पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो गई। गेट खुलते ही जीप अंदर दाखिल हो गई। वो सब जीप से जैसे ही उतरे, अचानक धुएं के बादल सहन में जगह जगह से उठने लगे। शाह साहब ने मखसूस व्रत पढ़ना शुरू कर दिया तो धुएं के बादल छट गए। उन्हें संगमरमर के तालाब के किनारे अमन बैठी हुई नजर आई, जो बाल खोले आगे पीछे झूल रही थी। शाह साहब ने हाथ के इशारे से अपने पीछे आने वालों को रोका और आगे बढ़े तो अमन तेजी से अंदर भागी। शाह साहब ने ऊपर वाले पोर्शन की खिड़की की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। अचानक बालों भरा सर खिड़की से काफी बाहर आया। वह अमन थी। वजाहत अली बेटी की हालत देखकर जमीन पर बैठ गए। उसके लंबे लंबे बाल हवा में झूल रहे थे और उसकी नजरें शाह पर जमी हुई थी। तुम नीचे आओगे या मैं ऊपर आऊं? शाह साहब ने उसे मुखातिब किया तो अमन ने जोरदार कहकहा लगाया और फिर अंदर चली गई। शाह साहब भी अंदर की तरफ भागे। वजाहत और खलील भी उनके पीछे लपके। तो उन्होंने जो ही सीढ़ियों पर कदम रखा तो अपने पीछे आने वालों को हाथ के इशारे से रोक दिया। जब तक मैं न कहूँ आप में से कोई भी ऊपर नहीं आएगा। ये कहकर उन्होंने कुछ पढ़कर चारों तरफ फूका और मखसूस व्रत करते हुए ऊपर पहुंचे तो सामने ही अमन बाल खोले हुए खड़ी थी। उसकी आंखों से अंगारे जैसी तपिश निकल रही थी। बेहतर है कि इसे छोड़ दे, शाह पुरसुकून लहजे में बोले। लेकिन अमन ने दांत नकोसते हुए शाह की तरफ देखा और फिर फिजा में उड़ने लगी। शाह साहब ने आंखें बंद करके कुरान आयात पढ़ना शुरू की तो वो चीख मारकर जमीन पर गिरी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी चंद कनकरियां फिजा में उछाली तो वो तड़प कर मिन्नतें करने लगी कि ये पढ़ना बंद कर दो। शाह साहब ने पढ़ना जारी रखा और फिर अपनी हथेली पर सफूफ निकालकर हवा में पखेड़ दिया तो अमन के जिस्म को झटके लगने लगे। वो टांगे फैलाकर जमीन पर बैठी और फिर अपने घुटने ऊपर कर लिए और दोनों बाजुओं को टांगों पर लपेट लिया। फिर एकदम रोने लगी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। लेकिन शाह साहब ने उसकी आवाज़ों को यकसर नजरअंदाज कर दिया और पढ़ते चले गए। तकरीबन आधे घंटे बाद वो खामोश हुए तो अमन के जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और एक काला धुआं खिड़की के रास्ते बाहर निकलता चला गया। वो तेजी से खिड़की की तरफ आया और पानी के चंद कतरे हवा में उछाले तो सहन में बैठे कई अनदेखे शिकरे चीखें मारते हुए उस डाक बंगले से निकलते चले गए, जिनका शोर पूरा गांव सुन रहा था। और फिर ये आवाज़ें खामोश हो गईं। शाह साहब ने घर वालों को ऊपर बुलवाया और अमन को उनके सुपुर्द कर दिया। ये अल्लाह के हुक्म से ठीक है, थोड़ी देर सोने दें। और कुछ आयात उन्होंने घर वालों को पढ़ने के लिए दी और ताकीद की कि कभी भी बरसती हुई बारिश हो या तूफान, नौजवान लड़कियों को नंगे सर और खुले बालों के साथ बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि खबीस जिन्नात ऐसे ही मौके पर खराबी का बायस बनते हैं। वजाहत अली और उनकी बेगम ने उस ताकीद को अपने पल्ले बांध लिया। थोड़ी देर बाद अमन को भी होश आ गया तो सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वजाहत अली अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन यहाँ मजीद रहने के बाद वापस चले गए। लेकिन आज भी अमन के साथ होने वाला ये वाक़या उनके जहनों में खौफ भर देता है।